नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों हमारे बगल में अभी पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे हम लोग अभी जानेंगे कि मनीष कश्यप जो अभी बेऊर जेल में हैं, उनके साथ आगे क्या हो सकता है और क्या-क्या उन पे केसेज़ हैं और कौन-कौन से केसेज़ अभी जो हैं वो चलेंगे और कौन-कौन से केसेज़ में अभी उनको है जो बेल मिलेगा। आइए जानते हैं उनसे सर, कैसे हैं सर? जी, बहुत अच्छे हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप इस मुद्दे पर हमसे पूछना उचित समझे। न्यायालय का कल क्लियर कट आदेश था, उसके मुताबिक उनको कहा गया कि तमिलनाडु में यदि उनको पूछताछ की यदि तमिलनाडु की पुलिस है और उनको चूँकि उस एक भी केस में चार्जशीट जमा नहीं हुआ यानी कि अनुसंधान अधूरा है। हालाँकि जिसका लाभ भी मनीष कश्यप को दिया गया कि 60 दिन में चार्जशीट जमा नहीं होता है, तो उनको बेल का जो डिफ़ॉल्ट बेल है इसीलिए डिफ़ॉल्ट बेल देते हुए माने कि 6 जो मामले थे तमिलनाडु में सभी में उनको बेल मिल चुका है। तो बेल तो मिल गया लेकिन अनुसंधान वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ऐसे परिस्थिति में एक संशय बना हुआ था कि तमिलनाडु पुलिस फिर से कोई वो आवेदन देकर कि हमको पूछताछ के लिए ज़रूरत है और उनको लेके जा सकती थी। इस पर इससे बचने के लिए न्यायालय ने क्लियर कट कहा है आदेश कि यदि तमिलनाडु पुलिस को कोई फर्दर पूछताछ की आवश्यकता होगी, तो वो इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ कर सकते हैं। इनको तमिलनाडु ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश कल अपने आदेश में इस तरह का दे दिया है। तो ये जो लोगों के मन में संशय है कि अभी तमिलनाडु फिर से इनको जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल काल्पनिक बात है। इसका कोई दूर-दूर तक कोई संभावना वर्तमान परिस्थिति में नहीं है। जी, ठीक है सर। मनीष कश्यप पे जिस तरीके से 1 दर्जन से अधिक मामले हैं सर लंबित, तो हर मामले में जैसे आपने बताया कि तमिलनाडु में बेल मिल चुका है, तो इसके अलावा भी जो मामले हैं सब में बेल मिलते-मिलते कितना वक़्त लग जाएगा सर? देखिए, हम आर्थिक अपराध इकाई की बात करें, जी, तो जो अन्य जितने भी अपराध माने अभियुक्त इसमें बनाए गए थे और जिन लोगों पर स्पेसिफिक एलिगेशंस भी था, यानी कि स्पेसिफिक एलिगेशन का कि किसका क्या कार्य है, तो उन लोगों को भी बेल मिल चुका है, अन्य अभियुक्तों का। और बहुत लोगों का मैंने ही उस केस में एंटीसिपेटरी बेल भी लिया है, जिनका केस सेम फुटिंग पर माने जो इल्ज़ाम मनीष कश्यप पर है, वही अन्य चैनल पर भी था। जैसे अयोध्या टाइम्स के रवि भट्ट जी हैं और भी बहुत लोगों का मैंने एंटीसिपेटरी बेल भी आवेदन दिया और न्यायालय ने स्वीकार भी किया, क्योंकि वो गुण दोष के आधार पर देखा जाए तो कोई मटेरियल उसमें जो पुलिस को जो साक्ष्य संग्रह करके देना था, वो नहीं दिया जिसका लाभ अभियुक्तों को मिला और ये मिल गया। तो ऐसे परिस्थिति में ये उम्मीद लगाई जा सकती है, हालाँकि न्यायालय से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन चूँकि जब वो उसी केस में अन्य अभियुक्तों को बेल मिल जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस चीज़ को न्यायालय में देखते हुए अन्य अभियुक्त जो होते हैं उस केस में, उनको भी बेल देने की संभावना प्रबल बन जाती है। तो इस आकलन से जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है यानी कि सदर में ही उसी लेवल पर उनको बेल मिलने की प्रबल संभावना दिखती है। बेल का 3 नहीं 4 चरण आप समझिए। रेगुलर बेल उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति जेल में चला गया हो, कस्टडी में हो, तब उनके लिए यदि हम बेल आवेदन देते हैं उसको रेगुलर बेल कहते हैं। और लेकिन एंटीसिपेटरी होता है बाहर से बाहर, तो रवि भट्ट कभी गिरफ्तार ही नहीं हुआ था, तो बाहर से बाहर ही हमने बेल करा लिया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, उसके निकासी की जब कभी भी बात हम करेंगे तो रेगुलर बेल ही कहलाएगा। तो रेगुलर बेल के संबंध में आप जान लीजिए कि 4 स्टेज जो हैं, सबसे पहले न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ हम लोग मूव करते हैं। वो यदि हमारे बात से सहमत नहीं होते हैं तो हम लोग फिर सेशन न्यायालय में आते हैं। सेशन न्यायालय से भी यदि लोगों को बेल नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में आते हैं। हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इतने स्तरों से लोगों को माने एक जो सीरियली लोगों को चलना होता है। तो इनके मामले में जो मटेरियल है, मुझे लग रहा है कि उसमें न्यायिक दंडाधिकारी के स्तर पर ही बेल मिल जाएगा, चूँकि अन्य अभियुक्तों को मिल गया तो अर्ली मिल जाएगा। कभी-कभी न्यायिक दंडाधिकारी डायरी माँग करके देंगे तो डायरी सब आने में 15-20 दिन का टाइम दिया जाता है, तो वो लग सकता है। यदि वो डायरी माँगे और बेल रिजेक्ट कर दी तो फिर सेशन न्यायालय में आएगा। सेशन न्यायालय में भी यदि डायरी की माँग हुई तो वहाँ पर भी समय लग जाता है 1 आध महीना। लेकिन मुझे लग रहा है कि चूँकि अन्य अभियुक्तों में डायरी का समय वहाँ पर है, आया हुआ है कोर्ट में, तो ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जितने भी आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत मुकदमे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो है प्रथम स्टेज में ही बेल मिल जाएगा। इस तरीके से आकलन यदि आप देखेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि 2 से ढाई महीने का जो वक़्त मैंने बताया वो सफिशिएंट है। यदि हाई कोर्ट तक कोई मामला आता है, तो उतने दिनों में इनको बेल के मुद्दे पर सुनवाई हो जाएगी। मटेरियल
बहुत स्ट्रांग इनके खिलाफ नहीं आया है। पूरे केस को मैंने अध्ययन किया है, 700 पेज का डायरी है, कहीं भी कुछ खास मटेरियल नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर नाम आया है, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट का वैसे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, एविडेंटरी वैल्यू तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि 2 से ढाई महीना अधिकतम मैं बोल रहा हूँ कि वो यदि मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ही उनको बेल दे दिए तो बहुत कम टाइम, तो 10 दिन में निकल जाएंगे। यदि एक केस में डायरी मांग भी हुई है तो वो देखा जाएगा कि किस लेवल पर इनको बेल मिल जाता है। यदि अंतिम चरण यदि हाई कोर्ट तक मान के चलिए अभी फिलहाल, तो भी 2 ढाई महीना तक इनको सभी केस में ये इससे संबंधित जो केस है आर्थिक अपराध वाले उसमें बेल मिल जाएंगे। अब पूर्व के केस का जहां तक आपने जिक्र किया जिसमें बेतिया कोर्ट में गए वहां पर, उस सब के केस का जो इससे पहले एक केस में बेल भी हो गया था, चूंकि जमानत पर नहीं गए थे, माने तारीख पर नहीं गए थे, तो उस परिस्थिति में जो है मिसयूज है, कितने दिनों का है, फर्स्ट अपीयरेंस का है कि क्या है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एज कम्पेयर टू ये इकोनॉमिकल ऑफेंस के अंतर्गत जो मुकदमे हुए हैं उससे ज़्यादा डिफिकल्ट वो नहीं है। तो इस समय निकल जाएंगे तो उतना अवधि तक में यहाँ तक भी मामला आ जाएगा। लेकिन आर्थिक अपराध के द्वारा जो इकाई के द्वारा जो FIR किया है उसमें मैं जो आपको आकलन बताया उतना में निकल जाएंगे। यदि कोई मान लीजिए अभी जेल में है, जेल में ही कभी कभी लोग कोई हिंसा भड़क जाते हैं। अभी बहुत लोगों को भागलपुर शिफ्ट किया गया था। अभी जो मामला भी आया था कि आनंद सिंह के ग्रुप पर इसमें मारपीट हो गई थी, तो एक नया केस हो गया। तो भाई जेल के अंदर एक और केस हो जाएगा तो उसका क्या करेगा। इसीलिए काल्पनिक बात का हम लोग नहीं व्याख्या कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में मैंने जो बताया एक आकलन दिया समय का, तो उसमें जो 1.5 से 2 महीने का जो वक्त है अधिकतम मुझे लग रहा है कि उसमें वो बेल हो जाएगा और ये सलाखों के तो बाहर। सर ये आर्थिक अपराध में जैसे इनको बिल मिल जाएगा, आपने बताया कि अधिकतम 2 ढाई महीने ये सलाखों से बाहर होंगे। लेकिन पिछला केस जो अभी जैसे पुलिस खोल रही है, तो पिछला केस भी अगर वो रीओपन कर देती है तो फिर तो इनको पुलिस कस्टडी में ले सकती है। नहीं, रीओपन का बेल मिल जाएगा, फिर ट्रायल चलेगा। तो ट्रायल का ये अलग मामला है, गवाही होगी तो वो सब बहुत बाद का स्टेज होता है। अभी तो है कि प्री ट्रायल माने ट्रायल से पहले जो बेल की प्रक्रिया है उसमें अभी बात हो रही है। एक संशय जो लोगों के मन में बना हुआ है कि एक तरफ ठीक है इस सब मामले में बेल मिल जाएंगे, लेकिन NSA यदि रहेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये लोगों के मन में ये चीज है। तो इसमें एक टेक्निकलिटीज है जो साधारण शब्दों में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि NSA का जो आधार है जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लगाई गई है, तो 6 केस वहां पर किए गए। ये कहते हैं कि भ्रामक खबर फैलाया जिससे 2 राज्यों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हुई। दिस इज द एलिगेशन लेवेल्ड अगेंस्ट द पिटिशनर आई मीन टू से मनीष कश्यप के खिलाफ जो लगाया गया है कि इन्होंने भ्रामक खबर फैलाया जिससे 2 राज्यों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी। 6 केस किए गए उसी चीज से मिलता जुलता, धाराएं वगैरह भी लगभग सामान्य थी। तो एक देखिए नियम यह है कि जब कोई व्यक्ति कस्टडी में होगा और 7 वर्ष से नीचे का सजा का प्रावधान है जिस धाराओं के अंतर्गत, उसमें 60 दिन के अंतर्गत इनको चार्जशीट जमा कर देना है। यानी कि चार्जशीट का मतलब समझिए कि एक साक्ष्य संग्रह करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन मामले में इनकी संलिप्तता सत्य प्रतीत होती है, वो ऐसा करके रिपोर्ट भेज देते हैं। मान लीजिए कोई आदमी जेल में है और यदि वो नहीं, बाद में पता चला 4 महीना जेल में रहा, कुछ झूठे मुकदमे थे, पुलिस असत्य करके कर दी, तब तो उनका जीवन का 4 महीना वो रिटर्न आएगा नहीं। तो वो सत्य और असत्य जो भी उनको करना है 60 दिन के अंतर्गत अपना अनुसंधान पूरा करके समर्पित कर देना है। यदि कोई व्यक्ति जेल में है तो इनके 6 केस में एक भी केस में चार्जशीट जमा नहीं हुआ, जिसका लाभ देते हुए न्यायालय ने इनको डिफॉल्ट बेल कहते हैं, धारा 167 के अंतर्गत आता है, उसमें इनको बेल मिल गया। तो ये चौंकाने वाली बात है कि एक केस में लापरवाही होती, 2 केस में लापरवाही, तो 6 के 6 केस में यदि एक भी मटेरियल नहीं दे पा रही है तो आप किस आधार पर कहेंगे कि राज्य को या देश को खतरा था इससे। एक भी आप तो सबूत नहीं दे पाए 6 केस में। तो ये एक टेक्निकलिटी जो है जो वहां के अनुसंधानकर्ता को इसमें शोकॉज होता है। ये साधारण बात, उनके सर्विस रिकॉर्ड इससे खराब होता है कि एक में भी आपने चार्जशीट समर्पित नहीं किया, तो ये भूल होती है। तो अब हमारे यहाँ जो पैटर्न है अभी 167 के अंतर्गत जो मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चार्जशीट जमा नहीं करता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं उनके खिलाफ शोकॉज हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर एक भी केस में चार्जशीट जमा नहीं करें तो आप किस आधार पर आप कहेंगे कि राज्य को खतरा है। उसको भी 3 महीना के बाद उसको एक्सटेंड करना होता है, 3-3 महीना पर रिव्यू होता है, अधिकतम 1 वर्षों का वो NSA किसी व्यक्ति पर के ऊपर लगाया जा सकता है। 6 महीना हो गया, मैंने अब होने को है, 3 महीना के बाद अब तो 6 महीना
तो जैसे ही इसका रिव्यू होगा बोर्ड के समक्ष, तो ऐसे परिस्थिति में यदि अब एक्सटेंड किया जाएगा तो आधार क्या रखा जाएगा, और आधार, और जान लीजिए 1 साल भी विकट परिस्थिति में, रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में अधिकतम किसी भी व्यक्ति पर एनएसए की अवधि को बढ़ा के लगाया जा सकता है, वो 1 साल। 3-3 महीना पर इसलिए कहा गया कि आप देख लीजिए, आकलन कर लीजिए कि क्या जेन्युइन है या वो खतरा हट गया तो तुरंत छोड़ दीजिए। एनएसए साधारण चीज नहीं है, बहुत रेयर सिचुएशन में इस चीज का यूज किया जाता है। तो ये सब चीजों का यदि वो आकलन यदि करते, अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी को 2 वर्ष का जो है डिफेमेशन में अधिकतम सजा है, तो ट्रायल कोर्ट ने उनको 2 वर्ष का दिया, हाई कोर्ट ने भी इंटरफेयर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन वहीं पर किया उन्होंने कि अधिकतम सजा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे किसी की मर्डर केस में 302 में आता है तो 2 ही सजा है, या तो फांसी नहीं तो आजीवन कारावास, लेकिन कितने लोगों की फांसी होती है आपने देखा होगा। यानी कि अधिकतम सजा नहीं देना है, उसमें जो मिनिमम होता है आजीवन कारावास इस सब देके छोड़ देता है, लेकिन फांसी का 2 ही माने 2 ही 302 में सजा का प्रावधान है, या तो फांसी नहीं तो आजीवन कारावास। ठीक उसी तरह उस पर उन्होंने कहा कि अधिकतम अवधि आपने कैसे दे दिया, और इसीलिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला गया तो स्टे कर दिया, और आज के डेट में राहुल गांधी जी को आपने देखा कि वो सदस्यता भी उनकी ये बहाल हो कर दी गई। तो ठीक उसी तरीके से 1 साल की जो अवधि मैंने कहा कि एनएसए है तो रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन के लिए दिया गया है, ऑर्डिनरी चीज में नहीं कि एक तरफ आपका 6 में से 1 भी में चार्जशीट जमा नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप एनएसए लगाइए, तो कैसे इसको जस्टिफाई किया जाएगा। तो ये जो लीगली जो एक टेक्निकलिटी जिसमें फंसा हुआ है, वो सभी एक सोचने की बात होगी तमिलनाडु सरकार के लिए। इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऐसे परिस्थिति में एनएसए को अब एक्सटेंड करेगी, हालांकि वो उनका अपना अधीन है। मैं एक लॉ के अंतर्गत क्या सब संभावनाएं हो सकती है उस पर अपनी बात आपको बता रहा हूँ, बाकी राज्य सरकार के पास क्या हथकंडे हैं वो सब चीज उनका काम है जानना। सर, मनीष कश्यप, तमिलनाडु से मनीष कश्यप को बिहार लाया गया है, तो उस मामले में मनीष कश्यप को कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि वहां पे भी थे तब भी कानूनी कार्रवाई चल रही थी, और यहाँ पर आने के बाद क्या उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है? देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि अभी जो जब तक गिरफ्त, देखिए इसमें और एक कानूनी पक्ष समझिए कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार नहीं, उस थाने पर सभी लोग जानते हैं कि थाने पर जाके आत्मसमर्पण किए, और बेतिया में जो मामला था उसी मामले को लेकर इनके घर पर कुर्की जब्ती हो रही थी। तो कुर्की जब्ती को रोकने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में बेतिया में थाना पर जाके अपना आत्मसमर्पण किया। तो बेतिया पुलिस का काम क्या था कि जैसे ही कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करे तो उसके निकट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके सामने उनको प्रस्तुत कराइए विद इन 24 आवर्स। तो उनको बेतिया पुलिस में अब था कोर्ट में पेश कर देते हैं, जैसे तो उसमें समर्पित दिखा देते कि थाना कांड संख्या के अभियुक्त को मैंने गिरफ्तार किया, अब आपको दे रहे हैं। अब जज साहब उनको कस्टडी में भेजते और फिर वहां से कोई उनको लेके जा सकता था। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि आर्थिक अपराध पटना की पुलिस चली गई और उनको उस थाने से ले आई, लेकिन वहां के पुलिस को कोर्ट में उनको नहीं लेके गए। तो इसका ये प्रक्रियात्मक एरर है, उनको वहां पर कायदे से लेके जाना चाहिए था। खैर जो भी, उसमें नहीं ले जाने का खामियाजा ये हुआ कि उस केस में जब इनको नहीं लेके गया, समर्पण किया, तो वो डिपॉजिट नहीं दिखाया। तो जब कोई बैंक में आप पैसा जमा करेंगे तभी निकासी की बात होगी। तो उस केस में इनको डिपॉजिट ही नहीं किया, यानी कि समर्पण ही नहीं, जेल में ही नहीं है, तो उसको निकासी की बात कैसे, बेल का आवेदन कैसे मेंटेनेबल होगा। इसीलिए बेल की कार्रवाई हो नहीं रही थी। और एक चीज समझिए कि अब कल के 4 महीना 4.5 महीना से वो सलाखों के पीछे है, एवरीबॉडी नोज, एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन कायदे से जब अब बेल का आवेदन पड़ेगा तो कायदे कस्टडी डेट कल से पता चल काउंट होगा। उस केस में बेतिया वाले में कल से नहीं, जो जिस दिन से वो वहां पर प्रोड्यूस किया गया। तो हम लोग जब भी कहेंगे तो कहेंगे कितने दिनों से कस्टडी में है, तो हम लोग को ये बोलना होगा कि इस केस में हुजूर इतना दिन से, यानी कि जब से उसको समर्पण किया, यानी कि 4 महीने का। अब कस्टडी पीरियड बेल के टाइम एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये धारा है, इतना दिन का कस्टडी है, तो उस पर जज साहब कंसीडर करते हैं। तो व्यवहारिकता में वो 4.5 महीना से जेल में है, लेकिन यदि लीगली काउंट होगा तो पता चलेगा 2 दिन का कस्टडी पीरियड है। तो ये भी लाभ जो है सो उसको मिल रहा है, लेकिन वास्तविक में तो ये जेल में इतना दिन रह गया। तो बहुत सारे चीजों से का भी इसमें टेक्निकलिटीज है, जिसको हम लोगों को कोर्ट के सामने इस सारे चीजों को ऐसे परिस्थिति में जज साहब को बताना पड़ता है।